बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये बुक का पेज नजर आ रहा है? यस सर। ये पहले चैप्टर की एग्जांपल है 1.9 इक्विलेटरल ट्रायंगल के हवाले से, जो हमने बड़ी डिटेल से की थी। उससे मैं थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल से स्टार्ट ले रहा हूँ। कुछ फिर पहले चैप्टर का और फिर हम दूसरे चैप्टर के आखिर पे पहुंचते हैं। तो ये एग्जांपल है कि वी नेक्स्ट कंसिडर द ग्रुप्स ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन. The elements of this group are transformations of the plane which leave the geometric figure invariant. This abstract example will be illustrated by the case when the geometric figure is an equilateral triangle. To simplify the subsequent discussion, we will label the vertices of the triangle with the integers 1, 2, 3 as shown. तो ये हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को लेबल कर दिया 1, 2, 3। अब इसकी सिमेट्रीज क्या है? सिमेट्रीज का मतलब क्या है कि हम इसमें ऐसे एक्शंस करें जिससे इस फिगर पे कोई फर्क ना पड़े। जाहिर है फिगर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन वर्टिसेस पे फर्क पड़ता चला जाएगा, जो हमने आगे चल के देखना है। There are several transformations of the plane which preserve the triangle. For example, rotating the plane 120 degree anti-clockwise. तो जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे थ्रू 120 डिग्री, तो ये 1 जो है ये 2 की जगह आ जाएगा, 2 3 की जगह पे, और 3 जो है 1 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। रोटेटिंग द प्लेन 120 डिग्री anti-clockwise through the center of gravity of the triangle will do this. We can then rotate through a further 120 degree, and other rotation through this angle will return the triangle to its original position. आप एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो फिर चेंजेस आ जाएंगी, लेकिन जब आप फिर रोटेट करेंगे तो वो ओरिजिनल इसी फॉर्म में आ जाएगी जो कि नीचे दी गई है। मैं लेके आता हूँ इस फिगर को, तो आपको पता लग जाएगा। 3 further symmetries are obtained by reflecting the triangle in each of the perpendicular bisector of the sides. उसकी 3 साइड्स हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालें साइड्स के, और उसके गिर्द आप रोटेट कर दें, तब भी 3 और आपके पास ये रिफ्लेक्शंस आ जाएंगे। Thus the reflection in the bisector of the side joining the vertex 2 to vertex 3 leaves one fixed in the bisector of the side joining vertex 2 to vertex 3 leaves one fixed but interchange the vertices 2 and 3. तो देखें ये पहली तो ये रोटेशंस हैं कि ये आपके पास थी, इसको ई नाम दे दिया हमने, इसको 120 के जरिए रोटेट किया तो आपके पास 1 जो है वो 2 की जगह पे आ गया, 2 जो है 3 की जगह पे, और 3 जो है वो 1 की जगह पे। तो ये जो आपके पास फिगर बनी इसका नाम ए रख दिया। फिर इसको 120 के जरिए रोटेट किया तो 3 जो है वो 1 की जगह पे आ गया, 1 जो है वो 2 की जगह पे, और 2 जो है वो 1 की जगह पे, इसको बी। अब अगर इसको हम फिर से रोटेट करें तो ये वही ओरिजिनल जो थी उसी पे आ जाती है, उसी वो फिगर बन जाती है। तो इसका मतलब है जितनी पॉसिबल रोटेशंस ये हो सकती थी तो वो हमने ये दे दें। अब हम करने लगे हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो ये आपके पास है फिगर जो शुरू की, इसके हम ये जो 2 3 वाला साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं और उसके गिर्द इसको रोटेट करते हैं, तो 3 और 2 चेंज हो जाएंगे, 1 फिक्स रहेगा। 3 और 2 चेंज हो गए और 1 फिक्स रह गया। इसी तरीके से इसमें आप देखें कि इसमें इसको आप अगर बाइसेक्ट करें तो इसको बाइसेक्ट करने से, या अगर आप इसी को लेते हैं और इसमें 1 और 3 को का बाइसेक्टर आप ले लें ये वाला, इसके गिर्द रिफ्लेक्ट करें तो 1 और 3 चेंज हो जाएंगे और 2 फिक्स हो जाएगा। फिर इसका इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
उसके गिर्द से रिफ्लेक्ट करें तो आपके पास ये तीसरी बन जाएगी। तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस केस में बनती हैं और ये आपके सामने आ गई। तो ये भी ग्रुप बन जाता है। इसमें हम ऑपरेशन क्या डिफाइन करते हैं? we define an operation on these symmetries by saying that the symmetry x circle y should be obtained by first performing y and then applying x to the result। x सर्कल y कि पहले आपने सिमेट्री y अप्लाई की और फिर उस सिमेट्री पे आपने x को अप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट आपके पास आता है वो आपका ये प्रोडक्ट जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो हो जाएगा। सिंस a डिनोट rotation through 120 degree and c denotes reflection in the perpendicular bisector of the base line, तो O circle C is reflection in the bisector of the side joining vertex 1 to vertex 2. This is equal to F. In this way, it can be checked that the table for the set under this operation is as follows। तो ये टेबल हमने क्लास में भी बना के एक दफ़ा देखा था कि किस तरह से ये टेबल बन जाता है। तो ये ग्रुप बन जाता है आपके पास 6 एलिमेंट्स का ग्रुप, और ये ट्रायंगल की मुख्तलिफ रोटेशन से बन रहा है। This table checks each of the group axioms except the associativity axiom G2. However, composition of transforms is associative as well, as will be shown in chapter 2. So this is a group. तो यहाँ पे ये एक पैराग्राफ था जिसको मैंने हाईलाइट किया। इस पैराग्राफ को मैं चाहता था आपको एक्सप्लेन करना, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को दोबारा से हम कर रहे हैं। देखिए इस पैराग्राफ में लिखा है, इन ए सिमिलर वे for any odd integer n with n is greater than equal to 3, we can construct the group of symmetries of a regular n-sided polygon। तो कोई भी odd integer आप n ले लें जो 3 या 3 से बड़ा हो, तो we can construct the group of symmetries of a regular n-sided polygon। For example, if you take n is equal to 5, तो 5 एजेस वाली जो है पेंटागन कहते हैं। पेंटागन की मुख्तलिफ जो सिमेट्रीज हैं उसकी कारस्पॉन्डिंग आपके पास ये ग्रुप बनेगा। इट टर्न्स आउट दैट दिस ग्रुप हैज़ 2n एलिमेंट्स। तो हमेशा जब n ऑड होगा और आगे चल के हम देखेंगे कि n इवन हो जाएगा तब भी, तो इसकी जो सिमेट्रीज बनेंगी वो 2n बनेंगी। मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी आप में से पूछा था कि ये सिमेट्रीज जो फिगर की सिमेट्रीज हैं उनके वर्टिसेस के हिसाब से 2n बनेंगी, लेकिन वो जो फंक्शंस की बाइजेक्शंस की परमुटेशन से ग्रुप बनता है वो n फैक्टोरियल बनता है। मैंने वहां भी उसे एक्सप्लेन किया था, यहाँ फिर से कर रहा हूँ। तो 2n एलिमेंट्स, ये 2n एलिमेंट्स क्यों बनेंगे? n रोटेशंस होंगी उसकी। जैसे आपने ट्रायंगल को देखा, तो ट्रायंगल को जब आप रोटेट करेंगे तो 120 एंगल, 120 एंगल क्यों? क्योंकि ये 360 टोटल एंगल और एक रोटेशन में, और 360 में से 3 वर्टिसेस थे, 3 से डिवाइड करें तो 120 एंगल के थ्रू आप रोटेट करेंगे तो सिमेट्रिक रहेगा। अगर आप किसी और एंगल के थ्रू करते हैं, यानी 120 के मल्टीपल्स के थ्रू आप करेंगे, 120 और 240 और 360 पे फिर से वो ओरिजिनल आ जाएगा। लेकिन अगर आप 90 के थ्रू इसको मूव करेंगे तो ये फिगर सेम नहीं रहेगी। लेकिन उसकी जगह अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर में वंस अगेन टोटल रोटेशन जो है वो एक सर्कल जो है 360 और उसके 4 वर्टिसेस, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 90। तो 90 डिग्री की रोटेशन आप देंगे। 90 डिग्री की रोटेशन देने से आपके पास जो है एक रोटेशन कंप्लीट होगी, तो 4 रोटेशंस आपके पास बन जाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास 5 वर्टिसेस की होगी तो उसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो वो 72 के एंगल के थ्रू आप रोटेट करेंगे तो रोटेशंस आपके पास कंप्लीट होंगी और 5 रोटेशन आ जाएंगी।
और इसी तरीके से एन रिफ्लेक्शंस, क्योंकि एन रिफ्लेक्शंस का क्या मतलब है कि इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, ये रिफ्लेक्शंस क्या है, इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, उसकी जितनी साइड्स हैं उतनी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के गिर्द रोटेट। अभी आपने ट्रायंगल के केस में देखा 3 साइड्स थी, उसके गिर्द जब आप उसे परपेंडिकुलर, हर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के गिर्द एक एक दफ़ा आप करेंगे तो वो आपके पास 3 आ गई। स्क्वायर की 4 साइड्स होंगी तो 4 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के गिर्द आप इसका रिफ्लेक्शंस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएंगे और इसी तरीके से 5। तो ये 2n एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया कि 2n क्यों बनते हैं। When n is even, the group of symmetries of a regular n-sided polygon also has 2n elements, but these are n rotations and n reflections, either in the diagonals or in the line joining the midpoints of opposite sides। देखिए वहां ऊपर जो बनेंगी ऑड के लिए वो रोटेशन से n बनेगी, और बाकी की n जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनेंगी। लेकिन यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो ये कि रोटेशन से तो n ही बनेगी, लेकिन जो बाकी की n बनेंगी वो या तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड से, यानी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप रोटेट कर रहे हैं, या उनके डायगोनल्स के गिर्द आप रोटेट करें। तो डायगोनल्स के गिर्द रोटेट करने से भी जो बनेगी वो वही 4 आपके पास आएगी। तो इसलिए फर्क इवन और ऑड में क्या है कि ऑड में जो एन बनती हैं वो सारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के गिर्द बनती हैं, और यहाँ पे जो एन बनेगी they are either in the diagonals or in the line joining the midpoints of opposite sides। तो opposite sides के मिड पॉइंट जो मिलाएंगे वो वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे स्क्वायर के केस में। तो उसके जरिए वहां से वो आपके पास जो है बन जाएंगे बाकी के। दिस ग्रुप इज नोन एज द डाइहेड्रल ग्रुप। इसको सिमेट्रिक ग्रुप नहीं कहते आमतौर पे, इसको कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, and is denoted here by d of n, and also referred to as d or subscript n, or even d subscript 2n by other authors। इस बुक में गालबन ये d और ये ब्रैकेट में n के इस सिंबल से इसे डिनोट करेंगे। As we shall see later, the properties of this group often depend on the parity of n। n की parity पे डिपेंड करती हैं। It is also possible to work out symmetry groups of other plane figures and also of 3-dimensional objects। तो 3-dimensional objects की भी, ये प्लेन फिगर्स का मतलब क्या है कि ये 2 डायमेंशनल्स हैं, और 3-dimensional का मतलब क्या है कि स्पेस में जो फिगर्स बनती हैं उनकी भी सिमेट्री से हम ग्रुप बना सकते हैं। ये था पैराग्राफ जो इस हिस्से से हमें पढ़ना था, और ये अब मैं क्लास में भी एग्जांपल नेक्स्ट कर चुका हूँ कि जी और एच अगर ग्रुप हैं तो जी क्रॉस एच आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी। और इसमें देखें अगर जी और एच फाइनाइट ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल जी में 2 एलिमेंट्स हैं और एच में 3 एलिमेंट हैं, तो जी क्रॉस एच में जो टोटल एलिमेंट होंगे वो 2 और 3 की प्रोडक्ट यानी 6 एलिमेंट हो जाएंगे। और इसका ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है कि पहले कंपोनेंट को दूसरे पेयर के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब सिंपल ये है कि जी ग्रुप का जो ऑपरेशन है, और H1 को H2 के साथ ऑपरेट करेंगे, और यहाँ ऑपरेशन क्या होगा जो H का ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन से हम देख चुके हैं कि अगेन दिस बिकम्स ए ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप किया गया है वो जी और एच दोनों को ही C2 लिया गया है। C2 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसके जो सोल्यूशंस आते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो दो ही सोल्यूशन 1 और -1, तो वो 4 जो कि 2 एलिमेंट हैं जी में और 2 एलिमेंट है एच में, तो इनकी प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट होंगे, और वो ये 4 एलिमेंट दिए गए हैं और उनकी प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करके ये टेबल बना हुआ है। Again, this is the summary of chapter
इसको भी मैंने हाईलाइट किया है कि इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस some of our standard groups. These include the additive groups of number z. Set of integer is a group. Under addition, of course, this is an abelian group or commutative group. Q, set of rational numbers. R, set of real numbers. And C, set of complex number are also groups under addition. The multiplication group Q क्रॉस, आर क्रॉस एंड सी क्रॉस, ये क्या है? क्रॉस हमने यहाँ क्यू पे, ऊपर वाली एग्जांपल में क्यू पे क्रॉस नहीं लगाया, यहाँ क्रॉस लगाया हुआ, तो उसका मतलब क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ क्यू। जब क्यू के ऊपर क्रॉस लगाया है तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर में से जीरो को निकाल दिया है। यहाँ पे जीरो शामिल है, यहाँ जीरो शामिल नहीं है मल्टीप्लिकेशन करते हुए। ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाते हैं। द फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप Cn ऑफ पावर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर W इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा ओवर n। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो x की पावर n के x की पावर n इज इक्वल टू 1, इसके n रूट्स बनते हैं और वो रूट्स ज़रूरी नहीं कि रियल नंबर हों, वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो वो कम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं ये आपका वहाँ कम्प्लेक्स नंबर में के चैप्टर में है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x की पावर n इज इक्वल टू 1, तो उसके सोल्यूशन जैसा कि आपने एक तो बहुत आसानी से x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 को आपने सॉल्व किया तो वो आपके पास बन जाता था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर आपने x की पावर 4 को इज इक्वल टू 1 को सॉल्व किया तो वो बन जाते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा 4 एलिमेंट। और इसी तरीके से अगर आप 5 को सॉल्व करेंगे तो बनेगा e रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 5। इसकी मुख्तलिफ पावर्स आप लेते चले जाएंगे तो वो आपके पास सॉल्यूशंस आपके पास बन जाएंगे और वो 5 सॉल्यूशंस आएंगे और वो यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। फिर आपने ये ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस with entries from set of real numbers. So this becomes a group under addition and this one is of course commutative group under addition. जब मैट्रिसेस का ग्रुप अंडर एडिशन कंसिडर आपके पास हो रहा है तो वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बन जाता है। लेकिन यही सेट जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता। लेकिन इसमें से वो मैट्रिसेस अगर ले ली जाएं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो ग्रुप बन जाता है द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप GLNR। इसको हम पढ़ते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n विद एंट्रीज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसमें के कौन कौन सी मैट्रिसेस इसमें आते हैं? वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जनरल लीनियर ग्रुप। फिर आपने द ग्रुप DN ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए रेगुलर n साइडेड पॉलीगॉन, ये आपने देखा अभी जिसको हमने डिस्कस भी किया, तो ये आपके पास ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर ये इसके एंड पे है द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड ग्रुप इन ए टेक्निकल सेंस was the French mathematician Évariste Galois. Galois 1811 to 1832। अगर आप यहाँ देखें तो ओनली 21 ईयर्स का था ये जब इसने थ्योरी डेवलप कर दी और 21 ईयर की उम्र में डेथ भी हो चुकी थी इसकी। तो गैल्वस, और इसकी एक बड़ी मशहूर थ्योरी है जिसे आप गैल्वा थ्योरी कहते हैं, और वह गैल्वा थ्योरी में भी अगर आप में से कुछ ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्टेड हुए हैं तो 4th सेमेस्टर में शायद पढ़ाई जाए आपको कि गैल्वा थ्योरी इसने डेवलप की, जिसको समझना आज भी 21 साल के जवान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसने 21 ईयर्स की एज में ग्रुप थ्योरी ही नहीं बल्कि उसकी गैल्वा थ्योरी
जिसमें बेसिकली वो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के हवाले से सारी बातें की। इन हिज शॉर्ट लाइफ Galois introduced this branch of mathematics as a result of his investigations into solutions of polynomial equations by radicals. बेसिक उसका जो था वो polynomial equations के solution देना चाह रहा था by radicals, उसमें उसने ग्रुप थ्योरी डेवलप की और ये सारे solution उसकी मदद से दिए। We shall have more to say about Galois' contributions to the origins of the subject later. His death was caused by a wound received in a duel. आप में से अक्सर जानते होंगे कि डुअल क्या चीज़ होती है। चैलेंज करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे पर फायर किया करते थे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गैलवा ने चैलेंज किया और उस चैलेंज के नतीजे में गैलवा जख्मी हो गया और उसी जख्म की वजह से उसकी डेथ हो गई। Cauchy also introduced group theory at about the same time as Galois. तो काशी ने भी ग्रुप थ्योरी डेवलप कर रहा था उसी वक्त में, बट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिम, गैलवा के साथ मिलके नहीं की, बल्कि उसने वो अपना अलहदा से ग्रुप थ्योरी का के हवाले से वर्क कर रहा था। एज ए रिजल्ट ऑफ द स्टडीज काशी वाज मेकिंग ऑफ द सिमेट्रीज ऑफ फंक्शंस, तो वो फंक्शंस की सिमेट्रीज वगैरह जो थी उसके हवाले से काशी ने डेवलप की ये सारी थ्योरी। लेकिन गैलवा ने जो थ्योरी डेवलप की वो बेसिक ग्रुप थ्योरी के हवाले से और उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के हवाले से की। इट हैपेंड दैट गैलवाज टर्मिनोलॉजी वाज अडॉप्टेड सिंस इट वाज मच शॉर्टर देन काशीज। तो ये सेंटेंस आप समझ गए हैं कि गैलवा की जो थ्योरी थी या गैलवा की नोटेशन जो थी वो आसान थी एज कंपेयर टू काशी। तो गैलवा की थ्योरी को ही आम तौर पे लेके आगे इस थ्योरी को डेवलप किया गया, लेकिन जो काशी की थ्योरी थी या काशी के मेथड्स थे उन मेथड्स को नहीं अडॉप्ट किया गया। तो ये पहला चैप्टर आपका हम कर चुके हैं। इसकी एक्सरसाइजेज आप करेंगे और अगर किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने CR या GR को दे देंगे नंबर, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि सारे प्रॉब्लम मैं नहीं करूँगा। कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं हो रहे तो वो मुझे आप उन CR और GR को दे देंगे, उनके पास मेरा नंबर है, वो मुझे सेंड कर देंगे प्रॉब्लम्स, तो मैं उससे नेक्स्ट क्लास में आपको उनके सलूशन समझा सकूँगा। हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर वो ट्रायंगल इन वो सिमेट्रीज वाले में जो 120 डिग्रीज रोटेशन है वो समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे 120 रोटेट करती है सर। काइंडली अगर बोर्ड पर करवा दें। वो 120 के गिर कैसे करती है? आपको पता है कि कोई भी जो क्लोज्ड फिगर है उसके एंगल्स का सम आप करेंगे तो वो 360 के बराबर होता है। इसके 3 वर्टिसेस थे, तो 3 वर्टिसेस से अगर आप रोटेशन देखेंगे तो वो 120 से ज्यादा। मैं जब बोर्ड पे आऊंगा तो पहला इसी को मैं कर दूंगा। अभी मैं ये स्टे कर लूं, फिर इकट्ठे ही इसको हम क्लोज करके बोर्ड की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ये चैप्टर 2 के शुरू में आपने फंक्शन देखा क्या है, बाइजेक्शंस देखी। मैं इसमें नहीं जा रहा कि बाइजेक्शंस फंक्शंस की कंपोजिशन देखी, बाइजेक्शन देखी और उनकी मदद से हमने देखा कि किस तरह से ग्रुप जो है वो बनते हैं। और परमुटेशन आपने देखा कि बाइजेक्शन जो किसी सेट एक्स से एक्स पे हो तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं, और ये परमुटेशंस की कलेक्शन जो है सेट एक्स पे उसको हम डिनोट करते हैं एस एक्स से, और ये एस एक्स जो है दिस बिकम्स ए ग्रुप।
ग्रुप ऑफ परमुटेशंस भी कहते हैं इसको। तो ये और इसका ये है कि x अगर फाइनाइट है तो x में जितने एलिमेंट हैं उस नंबर का फैक्टोरियल इसका ऑर्डर बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर x में 3 एलिमेंट होते तो एस एक्स में जो ग्रुप बना था एस एक्स उसके एलिमेंट्स की तादाद 3 फैक्टोरियल यानी 6 बन जाएगी। x में 4 एलिमेंट हैं तो फिर एस एक्स ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा जो कि 24 हो जाएगा। ऐसे ही x में अगर 5 एलिमेंट होते तो फिर उस ग्रुप का जो बनता ऑर्डर वो 120 हो जाता। ये पॉसिबल 3 एलिमेंट्स पे परमोटेशन थी। इनको लिखने का तरीका क्या है कि 1 2 3 और उसके नीचे हम लिख देते हैं कि ये किस पे मैप हो रही हैं। तो पहले केस में हमने 1 2 3 को हर एलिमेंट को उसके अपने ऊपर मैप किया तो वो आइडेंटिटी मैप बन गए। अब यहाँ पे हमने उसको 1 2 3 था तो नेक्स्ट एलिमेंट पे मैप करते चले गए। 1 को 2 पे, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे। और इसी तरीके से ये 1 2 3 था तो यहाँ 3 से हमने स्टार्ट लिया और 3 से 1 और फिर 2 और इसी तरीके से यहाँ पे एक एक एलिमेंट को फिक्स किया और बाकी दोनों एलिमेंट को आपने मैप कर दिया एक दूसरे पे उलट करते हुए। तो ये 6, इसके अलावा कोई और परमोटेशन आप नहीं बना सकते। तो ये 6 परमोटेशन बनती हैं और इनको ऑपरेट करने का तरीका देखा था एक को दूसरे पे और यहाँ से आपके पास ये टेबल बन गया था 6 का। और ये भी आपने देखा कि ये फर्स्ट नॉन एबिलियन ग्रुप था। वो जो ट्राइंगल के जरिए S3 बनाया था वो भी सॉरी D3 बनाया था वो भी वो और ये सेम बन जाते हैं एक हद तक ग्रुप में जिसे आप कहते हैं आइसोमॉर्फिक। उसी का जिक्र शायद यहाँ पे हम देखेंगे कैसे। द रीडर शुड चेक द above entries before going any further. This shows that S3 is a non-abelian group with 6 elements. This example has a strong relationship with example 1.9 अभी जो हमने ट्रायंगल की रोटेशंस के हवाले से देखी थी। Although the objects in these two groups are quite different, the tables are the same in the sense that if we replace each entry in this table by its corresponding Roman letter, we obtain the table of example 1.9. We say that the groups are isomorphic. We say that the groups are isomorphic. आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है ये डिटेल से हम बाद में चलेंगे। यहाँ उसके शॉर्ट मीनिंग के तौर पे दिया हुआ है लिटरली हैव द सेम शेप। आइसोमॉर्फिक का मतलब हैव द सेम शेप, लेकिन मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होगा इन दिस केस मोर फॉर्मली टू ग्रुप्स G and H are said to be isomorphic if there is a bijection phi from G to H, G से H तक एक बाइजेक्शन होनी चाहिए और वो बाइजेक्शन ये नेक्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करे such that the corresponding entries in the two tables are equal, that is for all x and y in G, phi of x circle y this is equal to phi of x circle phi of y। इसका मतलब क्या है कि पहले आपने एलिमेंट पे जो G के एलिमेंट थे x और y तो G का ऑपरेशन आपने ऑपरेट करवा दिया और फिर फाई के अंडर उसका इमेज ले लिया। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि आपने पहले x का इमेज लिया अंडर फाई फिर y का इमेज लिया अंडर फाई, तो जो आंसर आपके पास h के एलिमेंट आए उनको आपने h के ऑपरेशन से कंबाइन कर दिया। यहाँ पहले आपने G के एलिमेंट को ऑपरेट करके फिर इमेज लिया है, यहाँ इमेजेस आपने पहले ले लिए हैं और फिर ऑपरेट किया है, तो दोनों केसेस में आंसर सेम आना चाहिए। तो इसको होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। तो होमोमॉर्फिज्म सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से, और अगर होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्शन भी हो तो उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ रिलेशन है नेक्स्ट डेफिनेशन में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट की उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट्स जो है हमने कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो है
वो उसको हम कहते हैं रिलेशन। यहाँ पे आपने एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ग्रुप की बहुत सारी एग्जाम्पल इससे बन जाती हैं। लेट n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, the relation on x is equal to z of congruence modulo n is defined by x is related to y if and only if, ये लिखा हुआ x is 3 लाइनें congruent to y mod n, और कुछ बुक्स में इस mod n के गिर्द ब्रैकेट भी डली हुई होगी। Thus two integers x and y are congruent modulo n if and only if x and y have the same remainder when divided by n. ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कैसे। when n is equal to 2 there are two congruence classes, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन से क्लासेस बनती हैं, और वो यहाँ पे अगर n2 हो तो 2 क्लासेस बनती हैं, n3 हो तो 3 क्लासेस बनती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप n को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर को, तो दो ही पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, या 0 होगा यानी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर 1 होगा कि वो डिवाइड होने के बाद 1 आएगा। बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 2 से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो या 0 सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर जो हैं वो ये 0 है या 1 है। तो इसलिए दो ही क्लासेस बनेंगी, एक वो उन एलिमेंट्स की, उन इंटीजर्स की क्लास जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, जो मैंने बताया था 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और -2, -4, -6 सो ऑन, ये एक क्लास में आ जाएंगे जिसको हम 0 क्लास से डिनोट करेंगे। और दूसरा वो जिसमें का रिमाइंडर 1 आएगा, और ये होंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। तो ये दूसरी क्लास होगी, तो यहाँ पे 2 क्लासेस आपके पास बन जाएंगी। लेकिन अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास 3 क्लासें बनेंगी, वो जिनका रिमाइंडर 0 बन जाता है, वो जिनका रिमाइंडर 1 बन जाता है, और वो जिनका रिमाइंडर 2 बन जाता है। ऐसे ही अगर आप बड़ा नंबर ले लेंगे तो उसके हिसाब से आपके पास क्लासेस बनती चली जाएंगी। ये डेफिनेशन आप पहले जानते हैं कि रिलेशन R on X is an equivalence relation on X if R satisfies the 3 requirements: reflexive, symmetric and transitive property। ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हो जाएं तो रिलेशन जो है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल 2.25 ये है कि ऊपर आपने रिलेशन ये देखे हुए हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते हैं रियल नंबर और इस पे। द रिलेशन ऑफ कांग्रुअस, ये 2.26 एग्जाम्पल को तो देखें। द रिलेशन ऑफ कांग्रुअस मॉडुलो n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। टू शो दिस वी चेक द 3 रिक्वायरमेंट्स। तो हम देखते हैं कि वो 3 रिक्वायरमेंट जो ऊपर हमने की कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या वो सेटिस्फाई होती हैं? तो पहले हम रिफ्लेक्सिव, सिंस n डिवाइड्स 0, 0 को हर नंबर ही डिवाइड करता है, इसलिए n भी डिवाइड कर रहा होगा। ये लिखा भी है कि क्यों डिवाइड कर रहा है। दिस मीन्स x इज कांग्रुएंट टू x मॉडुलो n। देखिए कौन से दो एलिमेंट मॉडुलो होंगे जब उन दोनों का डिफरेंस n से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऊपर हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि x और y दोनों n से डिवाइड है कि सेम रिमाइंडर आ जाए, और उसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि x माइनस वाई जो है वो n पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो x चूंकि x माइनस x 0 है और 0 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हर एलिमेंट अपने आप से कांग्रुएंट है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए कि इफ x इज कांग्रुएंट टू y मॉड n, तो इसका मतलब क्या है कि n डिवाइड्स x माइनस वाई, ठीक है। और n डिवाइड्स x माइनस वाई का मतलब क्या है कि फिर y माइनस एक्स जो है उसको भी n डिवाइड करेगा। अगर x माइनस वाई को n डिवाइड कर रहा है तो y माइनस एक्स को भी n डिवाइड करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर x माइनस वाई बराबर है n इंटू क्यू, डिवाइड करने का मतलब यही है ना कि पूरा पूरा कि x माइनस वाई मल्टीपल हो जाएगा n का, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू n इंटू क्यू
तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा n इंटू माइनस क्यू, तो डिवाइड हो गया। तो इसलिए y इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो n। सिमिलरली इफ ट्रांजिटिव के लिए इफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड n एंड y इज कॉन्ग्रुएंट टू z मॉड n, तो पहले से आपके पास आ गया कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, और दूसरे से आ गया y माइनस z इज डिविजिबल बाई n, then n divides x minus y and also y minus z, and so n divides their sum, x minus y plus y minus z, and this becomes x minus z. So x is congruent to z modulo n. पार्टीशन की डेफिनेशन है, शायद आपने सॉरी इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन आपने यकीनन पढ़ी होगी फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के कोर्स में, कि गिवन एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स, the equivalence class denoted by this xr of an element x in x is the set of elements of x related to x. तो वो तमाम एलिमेंट जो इस एलिमेंट x से रिलेटेड हैं उनका सेट ले लें तो ये क्लास आपके पास बन जाएगी। तो ये आपने पहले पढ़ रखी है, मैंने भी शायद किसी क्लास में बताई थी। Because an equivalence relation is symmetric, it does not matter whether we write x y belongs to R और y x belongs to R। यहाँ हमने x y लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में शायद y x हो, तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर ये R में है तो y x भी R में आ जाएगा। For any set x, a set of non-empty subsets of x is a partition of x if each element of x is in precisely one of the subsets. इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि x के वो सबसेट, वो नॉन एम्प्टी सबसेट जिनकी यूनियन x के बराबर आ जाए और जो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, उनको हम पार्टीशन कहते हैं। और ये लिखा होना कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ x इज इन प्रिसाइजली वन ऑफ द सबसेट के मीनिंग सेम हो जाते हैं। It follows that the union of the set of subsets is x, but the intersection of any two different subsets is the empty set. जो अभी मैंने कहा पार्टीशन के मीनिंग, ये भी आपने पहले पढ़े हुए होंगे। ये प्रोपोजिशन है जिसका प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप देख लें, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने वो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का कोर्स किया है अच्छी तरीके से तो उसमें ये दिया गया होता है, द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट एक्स फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ द सेट, कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा उस सेट की पार्टीशन बना देता है। वो इक्विवेलेंस क्लासेस अगर आप ले लें तो वो उसकी पार्टीशन बन जाती है। In the case when we consider the relation of congruence modulo n, we usually refer to congruence classes rather than equivalence classes. तो हम वो congruence class का लफ्ज यूज करते हैं, equivalence class का नहीं। The congruence class of x will be denoted by x और यहाँ पे n लिख देते हैं। Although the subscript and even the square brackets may be omitted when the meaning is unambiguous, कि अगर मीनिंग क्लियर हो कि हम क्या ले रहे हैं तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं रहती, एन भी सिर्फ एक्स लिख देना ही काफ़ी होगा कि दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास, अगर क्लियर हो रहा है। अगर आगे चल के हम बताएंगे कि जेड एन जब कंसिडर कर रहे होंगे तो उसके एलिमेंट्स को हम सिर्फ इन क्लासेस की शक्ल की बजाय वो नंबर्स ही हम लिख देंगे। These are two congruences classes, zero class consisting of all even integers and one consisting of all the odd integers. It is possible to define addition and multiplication of corresponding classes by, तो इन क्लासेस की एडिशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि x क्लास प्लस y क्लास दिस इज इक्वल टू x प्लस y क्लास, एलिमेंट जो थे उनको आप ऐड करते और मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई ऐड करते हैं। तो ये ऑपरेशंस हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के डिफाइन कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस क्लासेस में। दीज रूल्स आर deceptively simple and need to be considered carefully. The notation xn is a shorthand notation for infinitely many integers. आपको अभी पता चला था कि अगर n को 2 रख लें तो ये क्लास का मतलब क्या होगा, ये इन्फिनिट सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 0 2 4 6 -2 -4 -6 एंड सो ऑन,
और अगर 1 रख लें तो एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। तो इसलिए इनको हैंडल करते हुए आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। We need therefore to understand why the addition and multiplication are well defined. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड क्यों होंगे। जब हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था तो बाइनरी ऑपरेशन में कहा था कि दिस इज अ फंक्शन। जब मैं कहता हूं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स, तो दिस स्टार इज एक्चुअली ए फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू द सेट एक्स। और फंक्शन के लिए आपको पता था कि क्या क्या होना जरूरी है कि ये एक्स क्रॉस एक्स के हर एलिमेंट पे ऑपरेट हो सके, और जब ऑपरेट हो जी जी बोलें, क्या आप पूछना चाह रहे हैं आप? तो इसको मैं बोर्ड पे जब आता हूं तो फिर आपको समझाता हूं कि ये वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब। यहाँ ये लिखा है कि ये वेल डिफाइंड हो जाता है, इसमें मैं अभी बोर्ड पे आपको बताता हूं कि कैसे ये ऑपरेशन वेल डिफाइंड हो जाएगा। ये यहाँ बताया हुआ है Zn का मतलब क्या है कि ये कांग्रुअस क्लासेस कि Zn कांग्रुअस क्लासेस, इसको हम पूरा बोर्ड पे मैं आता हूँ तो फिर इसको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने किया। मेरा ख्याल है यही पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमें डिस्कस करने थे, तो मैं स्विच करता हूँ बोर्ड पे और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हाँ, ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। देखिए, मैं पहली चीज तो आपको बताऊं कि ये आपके पास
मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये अपीयर ही नहीं हो रहा फिगर। तो ये बोर्ड आपको क्लियर आ रहा है नजर? आप सर ये तो टीम्स की ठीक है, इसमें बोर्ड में फिर से कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं वहीं से कोशिश करता हूँ फिर आपको के एक्सप्लेन कर सकूं बुक से ही। अब ये बुक नजर आ रही है? यस सर। यस सर। देखिए, प्रॉब्लम ये था कि हमें ये प्रोपोजिशन 2.31 ये थी कि जिसमें हमें ये शो करना था कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑन द सेट Zn of congruous classes modulo n are well defined। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर डिफाइन की है। मैं एक दफा फिर आपको ये यहाँ पे है, ये एडिशन, ये है एडिशन डिफाइन मॉड्यूलो क्लासेस में, और ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है मॉड्यूलो क्लासेस की। तो हमें देखना ये है कि क्या ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब देखें, मैंने फंक्शंस का इसको जब ऑपरेशन को डिफाइन किया है तो इस तरह से हमने डिफाइन किया था इसको कि ये फंक्शन है x क्रॉस x से x में, और फंक्शन होने का मतलब क्या था कि ये x क्रॉस x के हर एलिमेंट पे अप्लाई हो सके, और जब अप्लाई हो तो आंसर यूनिक आए।
उस वक्त फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली यूनिक आना और ये चीजें क्लियर शायद ना हुई हों, तो इसके मीनिंग अब हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब जब आपके पास ये एक क्लास है जो जिसको हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, तो इस क्लास को हम किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इस क्लास में मौजूद है। आप इसको 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, आप इसको 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, आप इसको 4 से भी, आप इसको 6 से भी, क्योंकि इनमें से कोई एलिमेंट भी ले लें तो उसके कारस्पॉन्डिंग आप वो इक्विवेलेंस क्लास बनाएं तो वो यही क्लास बनती है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये देखा इक्विवेलेंस क्लास के मीनिंग में, जी ये हमने देखा कि किसी एलिमेंट से बनने वाली इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। दिस विल बी इक्वल टू y बिलोंगिंग टू x सच दैट x y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे अब आप देखें, मैं वो मॉड्यूलो 2 वाला ही केस लेता हूं। तो 0 से बनने वाली क्लास जब हम यहाँ देखेंगे तो 0 से बनने वाली क्लास में कौन से इंटीजर आ रहे होंगे, वो y जो 0y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा, 0y बिलोंग टू r का मतलब कि 0 माइनस y इज डिविजिबल बाई 2। 0 माइनस y इज डिविजिबल बाई 2, और जब हम ये करेंगे तो 0 माइनस वाई का मतलब है माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, और माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 से आपके जहन में फौरन आ जाएंगे कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ये 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 6 और -2, -4, -6। लेकिन अगर इसी क्लास में मैं x की जगह पे 2 लिख देता तो वो क्या हो जाते, वो हो जाते y बिलोंगिंग टू z सच दैट 0y बिलोंग्स टू r। 0 नहीं सॉरी 2y बिलोंग्स टू r। तो 2y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या था कि 2 माइनस y इज डिविजिबल बाई 2। 2 माइनस y इज डिविजिबल बाई 2। और अगेन अगर आप थोड़ा सा सोचें, 2 माइनस y कब 2 से डिविजिबल होगा, जब ये 2 का मल्टीपल होगा। तो उसमें y को 0 रख देंगे तब भी ये मल्टीपल हो जाएगा, y को 2 रख देंगे तब भी, y को 4 रख देंगे, 6 रख देंगे और सो ऑन। और इसी तरीके से y की जगह पे -2, -4, -6 रख देंगे तब भी ये। तो ये क्लास जो कि 0 से रिप्रेजेंट हो रही थी वो क्लास 2 से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, और 4 से भी हो सकती है, 6 से भी हो सकती है, और ऐसे -2, -4, -6 से भी हो सकती है। सिमिलरली जो क्लास 1 से रिप्रेजेंट हो रही थी वो -1 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 5 से भी। यानी उस क्लास में मौजूद कोई भी एलिमेंट ले लें तो उस एलिमेंट से वो क्लास रिप्रेजेंट हो सकती है। इस चीज को ज़हन में रखते हुए हाँ इसकी तरफ हम आते हैं प्रपोजिशन की तरफ। तो यहाँ पे दो क्लासेस बराबर हो सकती हैं, जैसे अभी आपने 0 और 2, 1 और 3 को कहा। तो दो क्लासेस अगर सेम हैं, x1 से बनने वाली और x2 से बनने वाली, और y1 से बनने वाली और y2 से बनने वाली अगर सेम है, तो क्या इन दोनों का सम यानी x प्लस y से बनने वाली क्लास और x2 प्लस y2 से बनने वाली क्लास सेम होगी या नहीं। ये मीनिंग है वो वेल डिफाइंड होने के, कि क्या क्लासेस अगर बराबर हैं यानी एलिमेंट अगर बराबर हैं तो उनका सम बराबर आएगा या नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट चूंकि मुख्तलिफ उनकी शक्लें हैं, x1 और क्लास भी इज इक्वल टू x2 क्लास है और y1 क्लास इज इक्वल टू y2 क्लास है, तो इसलिए क्या हम यहाँ पे इनसे बनने वाली क्लासेस का सम सेम हो सकता है, होगा या नहीं। अगर होगा तो फिर ये एडिशन वेल डिफाइंड है, और ऐसे ही क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकेगी नहीं, तो वो वेल डिफाइंड है। तो देखिए पहले हम ये प्रूव करने लगे हैं इनकी एडिशन के लिए। जब ये दोनों क्लासेस सेम हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 माइनस x2 इज डिविजिबल बाई n। ठीक है, ये दोनों क्लासेस कब सेम होंगी, जब इन दोनों का डिफरेंस जो है n से डिवाइडेड होगा। और ऐसे ये दोनों क्लासेस सेम कब होगी, जब y1 माइनस y2 इज डिविजिबल बाई n। ठीक है, तो सो दैट n डिवाइड्स x1 माइनस x2 एंड आल्सो n डिवाइड्स y1 माइनस y2। इसका मतलब कि x1 minus x2 is divisible by n means n is equal to some integer r, and similarly y1 minus y2 is equal to n
into some integer s. हमें प्रूव ये करना था कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2 होगा या नहीं. तो ये कब होगा? जब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो n से डिविजिबल हो. तो ये हम प्रूव करते हैं. x1 plus y1 minus x2 plus y2. Now this can be written as x1 minus x2 plus y1 minus y2 and this is equal to, चूंकि x1 minus x2 n r के बराबर है और y1 minus y2 n s के बराबर है, तो ये हो जाएगा n into r plus s. तो again this is divisible by n, that is n divides this x1 plus y1 minus x2 plus y2, and so this congruence class is equal to this congruence class. This means this addition is well defined. Similarly, you can prove for the multiplication. जब आप इस ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होगी? हमेशा जीरो से बनने वाली क्लास जो है वो आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप कर रहे हैं. ठीक है. और कोई भी यहाँ इंटीजर ले लें जिससे बनने वाली क्लास, तो उसका इनवर्स कौन सी क्लास होगी? माइनस एक्स से बनने वाली इक्विवेलेंस क्लास. तो इन Z3 अगर आप Z3 में आ जाएं तो Z3 में कितने एलिमेंट होंगे? 0 से बनने वाली क्लास, 1 से बनने वाली क्लास और 2 से बनने वाली क्लास. तो ये आगे 0 से बनने वाली क्लास, 1 से बनने वाली क्लास और 2 से बनने वाली क्लास, 0 से बनने वाली, 1 से बनने वाली और 2 से बनने वाली. ठीक है. अब हम इनकी एडिशन डिफाइन करते हैं. 0 को तो इनमें किसी में भी ऐड करते हैं तो वो ही रहेगा, तो ये आपके पास कोई फर्क नहीं, वही क्लासेस आ गए. 1 को जब करेंगे 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, लेकिन 1 प्लस 2 जब करेंगे तो 3 हो जाएगा. और 3 वाली क्लास क्या, कौन सी क्लास होगी? 0 क्लास. क्यों? क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 0 आ जाता है. और इस क्लास के एलिमेंट क्या हैं? ये जो 0 से बनी है इसमें एलिमेंट होंगे 0 3 6 9 -3 -6 -9 एंड सो ऑन. और 1 से बनने वाली क्लास में क्या होंगे? 1 3 4 सॉरी 1 4 7 10 एंड सो ऑन. और दूसरी तरफ 1 में से माइनस करेंगे 3 तो -2 -5 -8. और ऐसे ही 2 से बनने वाली क्लास में 2 होगा और 2 में एक तरफ 3 ऐड करते चले जाएं, दूसरी तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, तो होंगे 2 के बाद 5 8 11 और उससे पहले होंगे 2 में से -3 करेंगे तो -1 -4 -7 एंड सो ऑन. तो जब भी आप देखेंगे तो ये नंबर को बेसिकली आपने क्या करना है? ये 1 और 2 को ऐड कर देना है और फिर जो मॉड्यूलो था जैसे 3 था तो 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आपने लिखना है. तो अब आप 2 के साथ देखते हैं तो 2 प्लस 0 इज 2 क्योंकि ये 3 से लेस है. 2 प्लस 1 इज 3. तो यहां पे जब 3 या 3 के बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. और सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0. सिमिलरली 2 प्लस 2 जो है वो 4 होगा और 4 का तो क्लास यहां नहीं थी तो 4 के कारस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास होगी? 4 को डिवाइड करेंगे 3 से और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1, तो इसलिए ये क्लास 1 बन जाएगी. आप लोगों के पास अगर कागज पेंसिल है तो मैं आपको टेबल एक कंप्लीट करवाना चाह रहा हूं. आप लिखें मॉड्यूलो 5 का. मॉड्यूलो 5 की क्लासें कितनी बनेगी? 5 क्लासें, 0 1 2 3 और 4. ठीक है. 0 1 2 3 और 4. तो ये टेबल बना लें. जैसे ये टेबल आपके पास ये वाला टेबल था जिसमें 3 एलिमेंट यहां थे और 3 इधर थे, तो अब आपके पास 5 यहां पे होंगे और 5 यहां पे होंगे. लिख लें, फिर मैं देखता हूं कि इसके आंसर्स क्या बनते हैं.
लिख चुके हैं आप? यस सर। अच्छा देखें, पहली रो जो होगी वो चूंकि 0 के सामने वाली रो है तो इसलिए वो वही हो जाएगी जो ऊपर थी, यानी 0 क्लास पहली जगह पे, 1 क्लास दूसरी जगह पे, 2 क्लास तीसरी जगह पे, 3 क्लास उससे नेक्स्ट और 4 क्लास उससे नेक्स्ट। क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ये आपके पास वही रो हो जाएगी, लिख लें आप। एंड सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को भी लिख लें, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है तो उसके ऐड होने से वही आपके पास कॉलम बन जाएगा। लिख चुके हैं आप? यस सर, टेबल बना लिया। यस सर। टेबल बना लिया, पहली रो और पहला कॉलम लिख लिया आपने? यस सर। अब हम दूसरी रो पे आते हैं। दूसरी रो पे देखेंगे, पहली पोजीशन पे तो आपका 1 आ गया, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग जो रो है वो 1 आपने पहला कॉलम चुके लिख चुके थे, इसलिए 1 आप लिख चुके। अब 1 + 1 क्या होगा? 2, क्योंकि जब तक ये 5 से लेस रहेंगे आपको जरूरत नहीं है कुछ चेंज करने की, वो क्लासेस मौजूद हैं तो आप लिख लेंगे। जब वो 5 या 5 से ऊपर जाएंगे तो फिर हम उसे चेंज करेंगे। 1 + 1 = 2, 1 + 2, 2 के नीचे ये 3 आ जाएगा, 3 के नीचे 4 आ जाएगा, लेकिन 4 के नीचे जब आएंगे तो 1 + 4 5 हो जाएगा, और 5 के नीचे 4 के नीचे जब हम लिखेंगे 5 हो गया, तो अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसलिए 0 वहां पे आएगा। क्लियर हो गई बात? तो यस सर। पहली रो की एंट्रीज में बोलता हूं। पहली पोजीशन पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे जो है पोजीशन पे 4, और जो 5th पोजीशन थी उस पे 0। और ये 0 क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया कि 1 + 4 5 होगा, और उसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप 2 वाली रो पे आ जाएं। टू वाली रो की पहली पोजीशन पे 2 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट पे 2 + 1 3 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट पे 2 + 2 4 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट जो होगी वो 2 + 3 5 होगी। तो 5 की जगह पे क्या आप लिखेंगे? 0, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0। और उससे नेक्स्ट क्या होगी? 4 वाले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 2 + 4 = 6, तो 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, तो वहां पे 1 क्लास आएगी। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करें, और अगर किसी एलिमेंट की समझ नहीं आ रही आपसे कि कैसे, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर बस यही तक था? नहीं, नीचे आप लेके आए ना, इस टेबल को मुकम्मल करें, 3 और 4 वाली रो लिखें। सर वो तो कर ली है। बस ठीक है, आपको टेबल पता लग गया 5 के करस्पॉन्डिंग। आपने 4 के लिए 4 क्लासेस होंगी, 0 1 2 3, उसके लिए आपने टेबल लिखना है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में मुझे याद करवाना,
तो मैं फ़र्क बताऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा 4 के लिए आप टेबल लिख लेंगे सही। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल लिखना, एडिशन के लिए आपको समझ आ गई एग्जैक्टली। आप मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल लिखेंगे, आप 3 के लिए लिख लें, 4 के लिए लिख लें, किसी दोनों के लिए लिख लें, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का टेबल वहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। और तो इसी तरह से अगर वो नंबर कांग्रुएंस n से बढ़ रहा है तो n से डिवाइड करके रिमाइंडर आप लिखेंगे। ओके सर।